बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज MGT 401 के लेसन नंबर 9 की, चैप्टर नंबर 9 की। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 127 से 139 तक टॉपिक्स हैं। हाफ टॉपिक्स को हम अभी के लेक्चर में कवर करेंगे, और जो बाकी टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जी, पहले लेसन की बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्या है। देखें, आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। हमारे पास एसेट्स हैं। एसेट्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। एक करंट एसेट्स है, एक नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम है, और नॉन करंट एसेट्स जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होता है। इसमें आगे फर्दर हम इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक फाइनेंशियल एसेट्स हो जाते हैं, एक नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अब नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आगे है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ये हमारा फिक्स एसेट हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें हमारे पास पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या इस तरह दूसरी या कोई किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे हम। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और उसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, और जो कोई एसेट्स हैं वो हमारे आते हैं। अब बात करेंगे जी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को दो हिस्सों में उसने कैटेगराइज किया है, एक टेंजिबल है और एक इंटेंजिबल है। ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल कहलाएंगे। और जिनको देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये इन दोनों की डेफिनेशन है। यहाँ पे दे आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि नॉन मॉनेटरी एसेट्स होंगे और फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एसेट्स, यानी कि जिनकी फिजिकल वैल्यू है, यानी कि मॉनेटरी होते हैं जो पैसे से हों, जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ये वर्थ, इनको फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। और दीज आर मनी हेल्ड एंड इंक्लूड ऑल एसेट्स दैट विल रिसीव फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट। ये मॉनेटरी, लेकिन उसने इंटेंजिबल एसेट्स नॉन मॉनेटरी कहा है। और आइडेंटिफाइबल, यानी कि कुछ ना कुछ उनकी वर्थ हो। देखें, लाइसेंस, रेंटेड, एक्सचेंज, कुछ ना कुछ उनकी वर्थ हो, वो आइडेंटिफाइबल कहलाता है। आगे चलेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स रिकग्निशन क्राइटेरिया। इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा। आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट्स हैव मच इन कॉमन विद टेंजिबल लॉन्ग लिव एसेट्स। ये एसेट्स भी टेंजिबल एसेट्स की तरह अपनी एक लॉन्ग टर्म वर्थ रखते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होते हैं, कंट्रोल बाय एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास एक्शन एंड इवेंट्स। यानी कि जिस तरह हमारे पास गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये चारों के चारों हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और किसी ना किसी वजह से ये अराइज होते हैं। आप कोई बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हैं, तो उसमें जो आप अजाफी अमाउंट पे करेंगे वो उसकी गुडविल कहलाएगी। Control implies the power to both obtain future economic benefit from the asset as well as restrict only access to those benefits। यानी कि ऐसे एसेट जिनकी को फ्यूचर बेनिफिट आपको मिल सके, और वो आपके कंट्रोल में भी हो वो बेनिफिट, तो वो आप उसको कंट्रोल के जुमरे में वो आ जाएगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि जिससे हम कोई ना कोई फायदा ले सके। अब देखें, जिस तरह अगर हम किसी पेटेंट की बात करते हैं, मैंने कोई फार्मूला बनाया है, कोई नया डिज़ाइन बनाया है, मैंने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, तो अब वो डिज़ाइन मुझे फर्दर फ्यूचर में काम आएगा। फिर अब बात कर ले, जिस तरह ये जो ब्रांड्स होते हैं, KFC की बात करते हैं। KFC, या आप मैकडोनल्ड की बात कर लें, जो पाकिस्तान के अंदर इनकी फ्रेंचाइजीज हैं, तो इन लोगों ने अपना नाम जो है, ये नाम एक दफ़ा उन्होंने ट्रेडमार्क करवा लिया है। अब ये नाम से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो लोग ले रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों को फायदा इनसे मिल रहा है कि वो उससे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मेजरमेंट एट इनिशियल रिकग्निशन। जी, इंटेंजिबल एसेट्स की इनिशियल रिकग्निशन कैसे होगी। सबसे पहली चीज, मेजरमेंट में तीन चीजें आएंगी। अक्वायर्ड सेपरेटली, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड सेपरेटली इज डिटरमाइंड इन अ मैनर लार्जली सिमिलर टू दैट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट।
जी, ये बात पीछे भी हुई, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए जी, मैंने एक बिजनेस परचेज कर रहा हूं जिसके एसेट्स हैं 10 लाख के, उसकी लाइबिलिटीज हैं 3 लाख की, तो नेटवर्थ उसकी बनी एक्सक्यूज मी सर। 7 लाख की। जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर, अभी अभी चली गई। ओके। अब यस सर, अब आ रही। ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हम एक बिजनेस परचेज करते हैं जिसके एसेट्स हैं 10 लाख के, उसकी लाइबिलिटीज है 3 लाख की, तो नेटवर्थ उसकी बनी 7 लाख। लेकिन जब हमने एसेट की वैल्यू पे की, हमने बिजनेस की जो वैल्यू पे की वो हमने 12 लाख पे की। इसका मतलब है जो इजाफी 5 लाख हमने पे किया है वो 5 लाख अपनी फिजिकल रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है। और ये 5 लाख हमने सेपरेटली एक्वायर किया है गुडविल को। यानी कि जो बिजनेस की साख थी, बिजनेस की वर्थ थी, जो बिजनेस की पोजीशन थी मार्केट में, उसका जो नाम था, उस नाम के लिए 5 लाख रुपए हमने सेपरेटली पे किया है। दिस इज कॉल्ड अक्वायर्ड सेपरेटली। हमने गुडविल को 5 लाख एक्स्ट्रा देके पे एक्वायर किया है। कॉस्ट कंपोनेंट्स, परचेज प्राइस इंक्लूड लीगल एंड ब्रोकरेज फी। ठीक है, जो हम एसेट परचेज कर रहे हैं या जो इंटेंजिबल एसेट परचेज कर रहे हैं, उसकी लीगल या ब्रोकरेज फी, को ड्यूटीज, कोई रिफंडेबल परचेज, ये कुछ भी एक्स्ट्रा हो, तो वो उसके कॉस्ट कंपोनेंट्स, जो जो आपने एक्स्ट्रा उसके साथ पे किया है वो उसके कॉस्ट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जी। और अगली बार अक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आप उसको बिजनेस के साथ अक्वायर करेंगे, यानी कि जो भी को आप इंटेंजिबल एसेट्स ले रहे हैं वो किसी ना किसी बिजनेस के साथ आपको मिल रहा है। When an internally generated intangible asset meets the recognition criteria, the cost is determined using the same principle as for an acquired tangible asset. आपको कोई इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट हुआ है, उसकी भी कॉस्ट उसी तरह डिटरमाइन होगी जिस तरह कोई टेंजिबल एसेट आप परचेज करते हैं तो उससे हो। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि को ट्रे कॉपीराइट या कोई पेटेंट है, कोई पेटेंट या कोई ट्रेडमार्क आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो अब वो ट्रेडमार्क आपने खुद बनाया है, आप उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, फिर आपको उससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, तो उसकी एक वर्थ होगी। और उस वर्थ को जिस तरह टेंजिबल एसेट आप खरीदते हैं उसी तरह आप उसकी वर्थ को भी डिटरमाइन करें। फिर है टॉपिक 130, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट की बात करते हैं जी। सिनेरियो वो दे रहा है, सिनेरियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। सैंपल कंपनी इज न्यूली एस्टेब्लिश टेलीकॉम कंपनी। सैंपल कंपनी ने एक टेलीकॉम कंपनी स्टैब्लिश की। इट परचेज लिस्ट ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम सप्लायर्स हु डेवलप इट ओवर द ईयर्स फॉर ₹100 million ऑन 1 जनवरी 2020। लें जी, टेलीकॉम कंपनी बनाई है तो उन्होंने अपने सप्लायर से कस्टमर्स की लिस्ट परचेज की, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से मुख्तलिफ सालों में मेहनत करके तैयार की थी, और उसकी उन्होंने 100 मिलियन अमाउंट पे की 1 जनवरी 2020 को। शुड सैंपल कंपनी कैपिटलाइज इट एज ए इंटेंजिबल एसेट? जी बिल्कुल नहीं। क्यों, बता देता हूं कि बेसिकली क्या है। अगर तो वो कोई बिजनेस एक्वायर करते तो और उसके साथ उनको ये लिस्ट कस्टमर्स की आती तो ठीक था। क्यों? क्योंकि कस्टमर की लिस्ट तो तैयार हुई है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कस्ट यानी कि बिजनेस की लिस्ट है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि मैं खुद एक लॉ फर्म है, मैं उसके साथ टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। अब मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स हैं और मैं उस फर्म के भी जो क्लाइंट्स हैं उनको भी काम कर रहा हूँ। अब जो फर्म के क्लाइंट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके आईडीज, हर चीज डायरेक्टली मेरे पास मौजूद है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास जी कोई 500 क्लाइंट्स की लिस्ट है, तो जो कोई परचेज करना चाहे वो परचेज कर ले, तो जिस जो मुझसे वो लिस्ट 500 क्लाइंट्स की परचेज करेगा उसको उसका 1 रुपया 1% भी फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा?
इसलिए कि वो जो 500 क्लाइंट है वो उस लॉ फर्म का क्लाइंट है, उसका ना मुझे को फायदा है ना किसी अगले बंदे को फायदा होना है। तो मैं अगले बंदे को वो 500 क्लाइंट्स का नाम दे के, उनकी डिटेल दे के, कॉन्टेक्ट नंबर दे के मैं उससे पैसे ले भी लूं तो उनका उसको कोई फायदा नहीं होगा। सेम ये सिनेरियो यहाँ पे जो बात कर रहा है। तो ये उसने आगे कंक्लूजन बात की। हाँ, इसके बाद सिनेरियो टू जो है वो डिफरेंट है। वो कहता है जी, अक्वायर्ड अ कंपेटिटर्स, विच आपने अपने कंपेटिटर एक्वायर कर लिया, विच आल्सो हैज अ लार्ज कस्टमर लिस्ट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स एंड एवरेज परचेज अमाउंट। अब चूंकि हमने कंपेटिटर परचेज किया और उसकी लिस्ट है, तो आप उस कंपेटिटर के बिहाफ पे ही कस्टमर से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इस सूरत में आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो आपके रियल टाइम क्लाइंट्स बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 31 है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। अब इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? हम डायरेक्टली एग्जांपल लेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ऊपर वाली चीजें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। एट ए पॉइंट द ब्रांड इज डिटरमाइंड टू बी एन एसेट, ऑल द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग इट हैव ऑलरेडी बीन एक्सपेंड। आपने एक ब्रांड बनाया है, तो उसको रजिस्टर्ड करवाने के, उसको मार्केटाइज यानी कि एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग उसकी की, जितना भी आप खर्चा आप कर चुके हैं, वो सारे का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। एंड नो पास्ट एक्सपेंस इज अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज एज एसेट। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रिक्रिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी क्लासिफाइड इनटू टू, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। दो तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जी किसी भी इंटेंजिबल एसेट। कॉस्ट इंकर्ड इन रिसर्च फेज इज एक्सपेंस इमीडिएटली। आपको रिसर्च वर्क करते हैं तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो इमीडिएटली पे हो गई। डेवलपमेंट फेज, कॉस्ट इंकर्ड इन डेवलपमेंट फेज इज कैपिटलाइज्ड प्रोवाइडेड दैट दे मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल एसेट। आपने नाम रजिस्टर्ड करवाया, सारा कुछ कर लिया, वो उसकी रिसर्च फेज थी कि, लेकिन जब आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं अपने नाम की, तो अब वो कैपिटलाइज डेवलपमेंट फेज में आ गया, तो वो डेवलपमेंट फेज को हम कैपिटलाइज करते हैं। यानी कि इसको अगर और एग्जांपल आप लेना चाहें, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हों, तो हम ये बात कर लेते हैं कि एक कॉलेज नया लॉन्च हुआ, ब्रांड एक, बड़े ब्रांड्स हैं मार्केट में। हम किसी एक ब्रांड, चले एस्पायर की बात कर लेते हैं जी। एस्पायर एक ब्रांड है, ठीक है। कॉलेजेस, एस्पायर कॉलेजेस मौजूद हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, तहसीलों में मौजूद हैं उनके कैंपसेस। अब एस्पायर जब न्यूली लॉन्च हुआ, तो लॉन्च होने से पहले जाहिर सी बात है उस नाम को डिज़ाइन किया गया, उसके लोगों को डिज़ाइन किया गया, उसका कलर स्कीम डिज़ाइन की गई। ये सारे जितनी भी डिज़ाइनिंग हो रही थी, ये सारी उसकी रिसर्च फेज थी। उस वक्त वो जितना भी खर्चा हुआ, जो भी डिज़ाइनरों को पे किया गया, या छोटे मोटे जो भी खर्चे हुए, वो सारे का सारा एक्सपेंस था। लेकिन बाद में जब उसको, उस नाम को ट्रेडमार्क किया गया, रजिस्टर्ड करवा लिया गया, फिर उसकी मार्केटिंग शुरू हुई, एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई, देन जो उस पर अब खर्चा शुरू हुआ, ये उसकी डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गई, तो ये कैपिटलाइज्ड है। ये एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट की अमाउंट है। नेक्स्ट आते हैं 132 पे, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट रिसर्च फेज। द टर्म रिसर्च फेज, अच्छा ये अब आपको बता चुका हूं, ये अब आप खुद पढ़ लीजिएगा जी। डेवलपमेंट फेज, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ देता हूँ। Criteria to capitalize development phase: technical feasibility of completing the tangible asset, intention to complete the intangible asset and use or sell it, ability to use the sell intangible asset। नहीं, हम पीछे भी पढ़ के आते हैं जी, वापिस चलते हैं। एक्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी। एक्टिविटीज एम टू obtaining न्यू नॉलेज, आप नॉलेज इकट्ठा करने में जो आपको खर्चा है। रिसर्च फॉर अल्टरनेटिव फॉर मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सिस्टम और सर्विसेज। जो जो चीज़ें आपको उसको बनाने में चीज रिक्वायर्ड थी, आप जब उसको इकट्ठा करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि आपने एस्पायर नाम डिसाइड किया, उस नाम का लोगो डिज़ाइन करवाया, ठीक है, उसकी कलर स्कीम डिज़ाइन करवाई, ये आपका रिसर्च फेज चल रही थी। आप सोच रहे थे कौन सा कलर ठीक रहेगा, कौन सा नहीं ठीक रहेगा, किस तरह का लोगो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। डेवलपमेंट फेज देखें, आपने उसकी फिजिबिलिटी चेक की, ठीक है,
आपने उसको इस तरह से करवाया कि वो कंप्लीट किया और फिर उसको सेल करना शुरू किया। एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, वो यूज करें ये सेल करने के बाद। हो इंटेंजिबल एसेट विच जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये इंटेंजिबल एसेट किस तरह फ्यूचर बेनिफिट्स जनरेट करेगा उस पर हम मेहनत करते हैं। तो अब देखें जो हमने एग्जाम्पल में तो कह रहा है द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स, डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, टाइज, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो डिज़ाइन की गई, ये सारी की सारी हमारी डेवलपमेंट फेज आ जाती है कि लोगो डिज़ाइन कर हो गया। अब हम उसकी डेवलपमेंट फेज क्या है कि उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं लोगों तक, तो ये सारा हमारा कैपिटलाइज आ जाता है। लेसन 134 पे आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रैक्टिस पे बात होगी जी। डिस्टिंक्ट एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट वुड बी कैपिटलाइज, इसमें कौन सी कास्ट हम कैपिटलाइज करेंगे कौन सी नहीं करेंगे। पेज 134 को हम आज क्लोज करेंगे, नेक्स्ट पे इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। Distinct as to which of the following cost would be capitalized. Expenditure on research of new improved material cost 10,000। आपने एक्सपेंस किया रिसर्च करने पे कि न्यू इम्प्रूव मटेरियल कॉस्टिंग, उसकी रिसर्च पे आपने कुछ खर्चा किया है। ठीक है, यानी कि आपने एक अच्छा मटेरियल परचेज करना है तो आप उसके लिए रिसर्च वर्क करते हैं कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ से अच्छा मिलेगा, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन अप्लाइड रिसर्च अमाउंटिंग 10 लाख, रिसर्च में जितना भी खर्चा है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। डोनेशन टू आर रिसर्च फाउंडेशन अमाउंटिंग 5 लाख, ये स्टूडेंट्स बल्कि आपके पढ़ने के लिए रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी कैपिटलाइज होगी और कौन सी कैपिटलाइज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।